डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग देख लिए थे। अब आज हमारा लास्ट वीडियो है ये, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है ये बीओडी का कॉन्सेप्ट जो आपको बताया है उसी से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। आपको बताया था कि बीओडी किसी भी जल स्रोत में, वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर कितना है इसका माप है, उसका मेजरमेंट है। जिस वाटर बॉडी का बीओडी का वैल्यू, बीओडी का मान ज्यादा होगा, उस वाटर वैल्यू में हम मानेंगे कि प्रदूषण ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 3 water samples, namely river water, untreated sewage water and secondary effluent discharged from a sewage treatment plant were subjected to BOD test। 3 सैंपल लिए गए हैं जिनको हमको देखना है। एक है रिवर वाटर, ये रिवर वाटर जो सामान्य रूप से जो नदी का पानी होता है। सेकंड है अनट्रीटेड सीवेज वाटर, मतलब जो नाले का पानी होता है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, ठीक है, रिवर वाटर, अनट्रीटेड सीवेज वाटर। और थर्ड हो गया कौन सा बताओ? तो थर्ड हो गया सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट का मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर रिलीज होता है, जो छोड़ा जाता है। तो 3 सैंपल्स हैं हमारे में। अब क्या है कि जो सैंपल हैं इनको ए, बी और सी नाम दे दिया गया। रिवर वाटर को ए, अनट्रीटेड सीवेज वाटर को बी और सेकेंडरी इफ्लुएंट को सी। अब क्या किया गया है कि हमको बीओडी का 3 वैल्यू दिया गया है, नहीं, जिसमें एक आया 20 मिलीग्राम पर लीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर और 400 मिलीग्राम पर लीटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाटर जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो सबसे पहले तो समझो कि जैसे 3 वैल्यूज जो हैं 20 mg पर लीटर, 8 mg पर लीटर और 400 mg पर लीटर, इसमें से 400 मिलीग्राम पर लीटर जो बीओडी का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। मतलब वो वाटर क्या होगा? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, सबसे ज्यादा प्रदूषित होगा। उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होगी? तो आप बताएंगे उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी। तो सबसे पॉल्यूटेड वाटर होता है कौन सा? सीवेज वाटर। मतलब इसका वैल्यू 400 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। तो एक तो निकल गया। अब सेकंड देखते हैं, एक है 20 मिलीग्राम पर लीटर और दूसरा है 8 मिलीग्राम पर लीटर। जो आप वाटर क्लीन करके, सीवेज वाटर को क्लीन करके आप रिवर में डालते हैं तो उसमें भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर बचे रह जाते हैं। तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो रिवर वाटर का पॉल्यूशन, अगर ये फ्रेश वाटर है तो इसमें पॉल्यूशन कम होगा। तो रिवर वाटर का जो बीओडी है वो सबसे कम होगा। आप यहां लिख देंगे 8 मिलीग्राम पर लीटर। और जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है इसके बाद इसका नंबर आएगा, ये हो जाएगा 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा वाटर बॉडी कितना पॉल्यूटेड है, नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब बीओडी के वैल्यू के हिसाब से कि कैसे जो हम लोग मेजर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं अलग अलग वाटर बॉडीज को, अलग अलग जल स्रोतों के पॉल्यूशन लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फाइंड आउट द नेम ऑफ द माइक्रोब्स फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए, एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, एंड स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स आर ऑब्टेन्ड। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है, आपकी याददाश्त पर डिपेंड करता है कि आप कितना याद करके रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसके लिए पूरा एक लिस्ट आपको बनवा के दिया हुआ है, नहीं। आप याद करिए, साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा ड्रग है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। आपको बताया था कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ऐसे ड्रग या दवा को कहते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देता है, नहीं। तो साइक्लोस्पोरिन एक किससे निकाला जाता है? याद करिए, एक फंजाई है ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम। ये आपको लिखाया हुआ था फंजाई का नाम
याद करो अगर तो ट्राइकोडर्मा पोलिएस्पोरम, पोलिएस्पोरम नहीं, ये ट्राइकोडर्मा पोलिएस्पोरम जो फंजाई है, इससे साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग निकाला जाता है। जबकि जो एस्टेटिन है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, अगर ब्लड में हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए हम लोग एस्टेटिन का यूज करते हैं। तो एस्टेटिन भी क्या है, एस्टेटिन भी माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस किया जाता है या तैयार किया जाता है, सूक्ष्मजीवों से इसको प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा माइक्रोब या सूक्ष्मजीव है, तो एस्टेटिन को हम लोग एक ईस्ट से प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं मोनास्कस, मोनास्कस परपुरियस, परपुरियस, मोनास्कस परपुरियस। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया, आपको माइक्रोब्स का नाम पता चल गया। ये तो दो ही निकल के आया, ढेर सारा माइक्रोब्स का और उनके प्रोडक्ट का लिस्ट आपको बना के दिया है, आप उसको मगअप करके उसको याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग। आप जो नीचे दिया हुआ है उसमें सूक्ष्मजीवों की भूमिका, माइक्रोब्स के रोल को आप फाइंड करिए, खोजिए एंड डिस्कस इट विद योर टीचर। फर्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। सिंगल सेल प्रोटीन में माइक्रोब्स का क्या रोल है? तो सबसे पहले तो आपको सिंगल सेल प्रोटीन जो टॉपिक है उसको कवर करना चाहिए। सिंगल सेल प्रोटीन में आपको बताया है कि ये क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं जिनका यूज हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, मतलब फूड में करते हैं। नहीं, अब ये माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? तो ये माइक्रोब्स हैं मुख्य रूप से, ईस्ट है, याद करो, ईस्ट है, एस्पिरुलिना है, एस्पिरुलिना है, नहीं, क्लोरेला है। तो ये सब माइक्रोब्स हैं जिनका यूज हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया है? तो इसके कई सारे रीजन आपको बताए हैं। आपको बताया कि सिंगल सेल प्रोटीन में लगभग सारे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स मिलते हैं। कई सारे सिंगल सेल प्रोटीन ऐसे भी हैं जिसमें विटामिन B12 मिलता है। सिंगल सेल प्रोटीन को बनाना आसान है। सिंगल सेल प्रोटीन को कम वॉल्यूम में, कम आयतन में ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में खर्च कम आता है। ये क्या हो सकता है, ये जो हमारे घर का जो ऐसे बोलो कि जो वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कार्बनिक पदार्थ हमारे घर में बेकार का है, उसमें भी हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इनफैक्ट ये तो पॉल्यूशन को घटाता है। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन की बात हो गई। नहीं, इसमें माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? दूसरा, सॉइल में माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, क्या भूमिका है? तो सॉइल में तो आपको पढ़ाया है बायो फर्टिलाइजर, पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कवर किए थे और उसमें बात किए थे कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल के फर्टिलिटी को, मृदा के उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो ये जो आपको बताया था कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? तो बैक्टीरिया हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आपको राइजोबियम बताया था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। माइकोराइजा आपको बताया था, माइकोराइजा नहीं, ये माइकोराइजा क्या है? तो फंगस का जो बड़े प्लांट है उनके रूट के साथ सिम्बायोटिक संबंध है, सहजीवी संबंध है। उसमें क्या होता है? तो फॉस्फोरस का अवशोषण बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो कुल मिला करके जो माइक्रोब्स हैं वो सॉइल के फर्टिलिटी को, मृदा के उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ दियर इंपॉर्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कहता है कि नीचे कुछ प्रोडक्ट या उत्पाद दिए गए हैं जो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनको आप समाज में जो उनका महत्व है उसके हिसाब से क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में या घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, सजा देना है। और क्यों ऐसा आप कर रहे हैं उसका आपको रीजन भी देना है, उसका आपको कारण भी बताना है। तो इसमें बायोगैस है, साइट्रिक एसिड है, पेनिसिलिन है और कर्ड है। अगर देखा जाए समाज में यूज के हिसाब से, ह्यूमन वेलफेयर में जो इनका यूज है,
अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बायोगैस को 1 नंबर पे रख सकते हैं। नहीं, बायोगैस एक तो क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, और साथ साथ क्या है, एनर्जी भी ये ज्यादा देता है, तो हम लोग बायोगैस को 1 नंबर रख सकते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका काफी यूज किया गया है। नहीं, तो कई तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या करता है, हम लोग को बचाता है, तो पेनिसिलिन को हम लोग 2 नंबर पे रख सकते हैं। थर्ड जो है, हम लोग कर्ड को रख सकते हैं। लैक्टिक एसिड बैसिलस या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में पाया जाता है, और कर्ड का हम लोग यूज जो है वो बड़े लेवल पे करते हैं, घरेलू उपयोग है इसका, तो इसको हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। और लास्ट जो है वो साइट्रिक एसिड एक केमिकल है, इसको हम लोग चौथे नंबर पर रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर्स इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कैसे बायो फर्टिलाइजर मृदा के सॉइल के उर्वरा क्षमता फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इनरिच करते हैं। तो अभी यही बात तो हम लोग यहाँ पर सॉइल में जो माइक्रोब्स का रोल है उसमें डिस्कस कर रहे थे कि बायो फर्टिलाइजर जो है ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 फिक्सेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जो आणविक रूप में पाया जाता है, वो जाकर के सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर अपने नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में फिक्स हो जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है। ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें हम लोगों ने नाम लिया था माइकोराइजा का। माइकोराइजा क्या करते हैं, तो प्लांट के फॉस्फोरस के अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सॉइल के फर्टिलिटी को बायो फर्टिलाइजर बढ़ाते हैं। कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ऐसे वो लोग डिकम्पोज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले उसको सड़ाते हैं, और उनको क्या करते हैं, उनको मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। और इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट सीधे सॉइल से नहीं ले पाता है, वो क्या करता है, वो मिनरल्स के रूप में लेता है। और मिनरल्स को कौन, ऑर्गेनिक मैटर से मिनरल्स में कौन चेंज कर रहा है, सॉइल में, तो बायो फर्टिलाइजर चेंज करते हैं। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ये चैप्टर जो है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके सारे क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कवर कर गए डिटेल में। आप चैप्टर को पूरा पढ़ के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का, उसके क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।